Okay, good morning, everyone. So let us continue with the first chapter. हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट ये हमने पढ़ लिया था, राइट? ओके, आज हमें क्या करना है? लुक एट द सब हेडिंग रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. ओके, नाउ वी ऑब्वियसली नो दैट प्रॉफिट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन द बिजनेस. ठीक है, तब इसके भी कुछ सब पॉइंट्स है विच वी हैव टू सी. पहले ना ये देख लो, आप ऊपर ना आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है. Every business operates with the aim to earn profit, that is excess revenue over cost. Okay, तो profit क्या होता है ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, राइट? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. देखो वही लिखा है. रेवेन्यू मतलब क्या? जो हमारे टोटल सेल्स होते हैं उसको दे आर कॉलिंग इट एज रेवेन्यू. सो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेना, फॉर्मूला प्रॉफिट का है. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट रोल. फर्स्ट पॉइंट सेज दैट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, है ना? आज अगर मेरा जो बिजनेस है अगर वो प्रॉफिट कमा पाएगा, ठीक है, तो ही तो जाके मैं अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाऊंगी, राइट? रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इफ दे आर शेयर होल्डर्स सो आई विल गिव देम डिविडेंड, इफ दे आर डिबेंचर होल्डर्स आई विल गिव देम इंटरेस्ट, है ना? तो अगर इफ टुडे माय बिजनेस इज वर्किंग स्मूथली, एफिशिएंटली रादर, ठीक है, आई विल बी एबल टू रिटर्न टू माय इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स ही हैं जिन्होंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने मुझे कैपिटल दिया है. ठीक है, सो इफ आई डू नॉट पे देम रिटर्न दे विल स्लोली एंड स्टडीली लूज कॉन्फिडेंस ओवर मी एंड ओवर माय बिजनेस, राइट? तो वो बाद में जाके इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं. सो इफ आई एम एबल टू पे देम अ गुड रिटर्न, सो देन दे विल ऑल्सो कीप इन्वेस्टिंग. और रिटर्न पे करने के लिए मेरा प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, देखो क्या लिखा है. अब द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स, है ना? जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे वो रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? दिस इज पॉसिबल इफ ओनली एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय द बिजनेस. तो प्रॉफिट आप कमाओगे तभी तो जाके आप रिटर्न दे पाओगे, राइट? That is why profit is important, and this is the first role of profit, that is to provide return to the investors. Okay, look at the second one, R&D. देखो what is research and development. हर कंपनी में यूजुअली R&D का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जहां पर एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं जो R&D पे काम करते हैं. नाउ व्हाट इज R&D? यू आर कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, है ना? कि कोई आप कोई एक इनिशिएटिव लेके आओ, यू मेक सम काइंड ऑफ डिस्कवरी, है ना? तो डोंट यू थिंक कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा तो ही जाके आप एक R&D जो डिपार्टमेंट है वो क्रिएट कर पाओगे, वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अट्रैक्टिव सैलरीज दे पाओगे, राइट? देखो क्या लिखा है. एडिक्वेट प्रॉफिट्स इनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D. This can be led to better technology and lower cost. Innovative products benefits the whole nation. तो अगर आज आपके पास प्रॉफिट है, अगर आप उनको प्रॉफिट है तो आप सैलरीज दे पाओगे उनको. अगर आप उनको अच्छी खासी सैलरीज दे पाओगे एक्सपर्ट्स को जो R&D कर रहे हैं आपके लिए, तो ही जाके दे विल ऑल्सो कम अप विद सम न्यू आइडिया आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लिए एडवांटेजेस होगा, राइट? सो बेसिकली इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. You give them good salaries, you fulfill all their needs, and they will also come with some new technology or new innovative idea, right, which will benefit your business in turn. ठीक है, तो अब ये यहाँ ये इस चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? You paying them salaries. और सैलरी दे कैसे पाओगे? Only if your business earn profit. अब for the time being तो यू माइट ऑल्सो आप अपने पॉकेट में से उनको सैलरीज दे दो, बट क्या ये ओवर द लॉन्ग टाइम चल सकता है कि आप सिर्फ अपने ही पॉकेट, अपने पर्सनल इनकम में से आप उनको दे पा रहे हो? नहीं. सो इफ योर बिजनेस अर्न्स गुड प्रॉफिट ओनली देन यू कैन पे गुड सैलरीज टू द एक्सपर्ट्स हु आर डूइंग R&D फॉर यू. ठीक है, दैट इज व्हाई प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर सपोज आज मेरा यहाँ पर ब्रांच है और मुझे कल जाके एक दूसरा और भी ब्रांच बनाना है, सो इफ आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, तो एक्सपेंशन के लिए वापस मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, राइट? और अगर मेरा बिजनेस में ऑलरेडी इतना प्रॉफिट है तो मैं क्या करूंगी? मैं प्रॉफिट को वो निकाल के मैं दूसरे ब्रांच में इन्वेस्ट करूंगी, राइट? तो ऑब्वियसली इफ आई वांट टू टेक माय बिजनेस from a medium scale to a large scale,
और फ्रॉम स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल, है ना? तो यहाँ पर मेरा स्केल बढ़ रहा है, मतलब क्या, मैं ग्रो कर रही हूँ, राइट? तो इसको कहते हैं कि ग्रो करना। या अगर इफ आई एम स्टार्टिंग विथ अनदर ब्रांच, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। तो दोनों चीजों के लिए मुझे प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, राइट? कहीं ना कहीं तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एंड टू डू समथिंग बिग आई नीड मनी, एंड इफ माई बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट मीन्स आई डोंट हैव टू गो टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन, राइट? अगर मेरे बिजनेस के पास आज प्रॉफिट है तो मैं बाहर के लोगों से मांगूंगी क्या पैसे? ऑब्वियसली नॉट, राइट? Okay, read. Retention of profit is internal source of funds. Okay, this is an important line. What do you mean by the word retention? मतलब क्या, आज अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं वही प्रॉफिट उठा के मेरे ही बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं अपने प्रॉफिट को क्या कर रही हूँ? रिटेन कर रही हूँ, है ना? मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं रिटेन कर रही हूँ। तो जब हम अपने ही प्रॉफिट को वापस से रिटेन करते हैं अपने ही बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। मतलब हमने बाहर से जाके लोगों से पैसा लिया क्या? नहीं, है ना? हमने अपने ही बिजनेस में से अपना ही प्रॉफिट निकाल के वापस से अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। दैट मीन्स वी डिड नॉट गो आउटसाइड टू बोरो फंड्स, राइट? हम बैंक्स या कोई मनी लेंडर्स के पास नहीं गए हैं, हमने अपने ही प्रॉफिट में वापस से उसको ही इन्वेस्ट किया है, ठीक है? The profit can be used for increasing volume of business through expansion and diversification. The portion of the profit which is reinvested in the business for further development. ठीक है? तो देखो, आज सपोज मेरा प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, ठीक है? तो मैं 2 लाख का क्या करती हूँ, मैं 2 लाख के ना 2 कैटेगरीज क्रिएट करती हूँ, जिसमें से मैं 1,30,000 वापस से अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ, और जो जितना बचता है 70,000, उसमें से मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करूंगी, या प्रॉफिट दूंगी, या तो मैं रिटर्न दे दूंगी इन्वेस्टर्स को, या उसमें से मैं R&D के लिए थोड़ा सेव करके रखूंगी, राइट? तो जरूरी नहीं है कि मेरा जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना टोटल ही मैं वापस से री इन्वेस्ट करूं, नहीं, उसका कुछ पोर्शन भी मैं री इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट? तो जैसे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, सो ओनली इफ आई एम वांटिंग टू इन्वेस्ट ओनली 1 लाख, सो ओनली 1 लाख आई विल इन्वेस्ट इन माय ओन बिजनेस, तो मैं सिर्फ 1 लाख का री इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है? बाकी जो 1 लाख है उसमें से मैं सैलरीज पे करूंगी लोगों को, या इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दूंगी, है ना? थोड़ा और प्रॉफिट बाद के लिए सेव कर लूंगी, है ना? तो ये बात जरूरी नहीं है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आप री इन्वेस्ट करो, उसका थोड़ा पोर्शन भी री इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? Next, increases efficiency. Profits facilitate payment of various dues in time. It also motivates the employees. This finally leads to increase in the overall efficiency. अच्छा, यहाँ पर आपको मेजरली सिर्फ 2 पॉइंट देखने हैं। एक, देखो, अगर आपके ऊपर कोई किसी चीज की लाइबिलिटी है और आपका यहाँ पर बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमाए जा रहा है, तो आप अपने लाइबिलिटीज को अच्छे से पे ऑफ कर पाओगे, ऑन टाइम पे ऑफ कर पाओगे, राइट? तो कोई भी तरह का बर्डन होगा क्या? नहीं। दैट इज वाई प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? और दूसरी चीज क्या लिखी थी? और एम्प्लॉयज को भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फील होता है, राइट? उनको भी एक लगेगा कि इफ टुडे द बिजनेस इज अर्निंग वेल, टुमारो they will also get a hike in their salaries, right? So कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो of course है। नेक्स्ट देखो, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट which is their means of livelihood. By earning sufficient profit they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. तो देखो, ऑब्वियसली बात है ना, you the businessman who's actually running the business, वो तो completely depended है ना बिजनेस के प्रॉफिट्स पर, उसका तो वही एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? सो द मोर द प्रॉफिट, the more the standard of living, the more the livelihood will improve, right? So it's a direct relation rather. And the last is reward for risk. Profit is considered as a reward for assuming several risks. Profits also serves as a protection against those risks which cannot be insured. Example, fall in demand, adverse government policies, etc. ठीक है? आप सपोजिटली कल जाके आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो, है ना, कस्टमर्स की टेस्ट अगर बदल जाती है, तो कस्टमर्स की टेस्ट बदलना क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है, राइट?
या जैसे यहाँ पर लिखा है फॉल इन डिमांड, सडनली कोई रीजन के वजह से आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिर जाती है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इसका रीजन क्या है, कि कंज्यूमर्स की टेस्ट बदल गई है। सो कैन यू कंट्रोल दिस? द आंसर इज नो, है ना। या उनके प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, फैशन बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज बदल गई, तो अब आपको टैक्स ज्यादा पे करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग। सो देयर आर फ्यू फैक्टर्स इन बिजनेस विच आर नॉट कंट्रोलेबल, बट यही अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छा खासा है तो आप ये चीजों को भी टैकल कर सकते हो, है ना। तो आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं फील होगा, आपका कोई डायरेक्ट लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस व्हाई प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट यू कैन कंसिडर दीज आर एज द मेजर वंस, बेसिक वंस, ठीक है। आसान था ये वाला टॉपिक। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ना। अच्छा देखो, लास्ट वाला यहाँ पर, लास्ट पॉइंट यहाँ पर दी हुई है सर्वाइवल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन मार्केट। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक प्रॉफिट, it will not survive in the competitive environment. Profit means survival in the competitive environment. So if today if you want to stand in the market for a longer period of time, तो profit का होना तो obviously important है। Profit नहीं तो business नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। Okay, now the next topic in this chapter is classification of business activities. Okay, now if you see in the chart, business activities को दो तरह से classify किया गया है, एक है industry और एक है commerce, ठीक है। So rather than reading the chart, हम directly content ही पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्टली सिर्फ इतना भी हाईलाइट करोगे तो भी चलेगा कि ये जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इसको क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्री में और कॉमर्स में, ठीक है। अब इसके अंदर के जो सारे सब पॉइंट्स हैं, विल डू इट नाउ। ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्पीक व्हाट इज एन इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री में नीचे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखो इंडस्ट्री का सब पॉइंट इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, industry means economic activities that are associated with conversion of resources into goods that are ready for use. इतना अंडरलाइन कर लो। इंडस्ट्री क्या होती है यूजुअली? इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स। मतलब इंडस्ट्री में हमको डायरेक्ट गुड्स नहीं मिलते हैं, हमको पहले चीजों को कन्वर्ट करनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके गुड्स बनते हैं। सो इंडस्ट्री मेजरली डील्स विथ कन्वर्जन प्रोसेसिंग। ओके, देखो आगे क्या लिखा है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, अब ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसमें और क्लियर हो जाएगा, बट इंट्रोडक्शन में आपको ये दो लाइन लिखनी पड़ेंगी कि इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स। तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी मैनमेड रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती है, हमको उनको कन्वर्ट करके गुड्स बनाने पड़ते हैं, है ना। गुड्स डायरेक्टली नहीं होते हैं इंडस्ट्री में, गुड्स बनाने पड़ते हैं। और बनाओगे कैसे? यू हैव टू कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू द गुड्स, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, पहले हम ना ये क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर का कंटेंट देख लेंगे। ओके, कम टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्री में भी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड देन इज टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी देख लो, अब प्राइमरी में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज कंसर्न्ड विथ नेचर, इट इज नेचर ओरिएंटेड। The products of primary industry may be used as input of secondary industry। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी आउटपुट मिलेगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट होगा, ठीक है। क्या लिखा है? The products of primary industry may be used as input of the secondary industry, है ना। ठीक है, तो अब देखो प्राइमरी के हम सारे टाइप्स देख लेते हैं। Look at the first type of primary, that is given as agriculture industry. This includes farming and cultivation of land.
The quality of the product depends on many factors like fertility of land, climatic conditions, rainfall, है ना? जैसे अगर आपको एक चीज पता होगी, अगर आज हम मुझे राइस उगाना है ना? सो राइस इज यूजुअली ग्रोन इन रेनी सीजन। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सबसे ज्यादा पानी लगता है ना? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरा राइस बन जाता है ना? तो ये राइस होगा इनपुट ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है? सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या बनता है? यू कैन से द रिसोर्सेज, है ना? एंड फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसमें हमने क्या पढ़ा? इट इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब ये फर्दर किस पर डिपेंडेड है कि लैंड कितना फर्टाइल है, रेनफॉल कितना आता है वो सीजन में, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, एडवर्स हैं, फेवरेबल हैं, राइट? नेक्स्ट देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Okay, this industry draws out products from natural resources, that is soil, air, and water. Generally, the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries. Directly come to the example. Example, extracting oil and minerals from underground, fishing and forestry, etc. It may be used in crude form and may be sent to other industries for further processing. यही हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा? इनपुट होगा। देखो वही चीज लिखी है यहाँ पर, इट मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से हमने जो एक्सट्रैक्ट किए हैं मिनरल्स, क्रूड ऑयल, है ना, या जो बाकी चीजें हैं वो दूसरी इंडस्ट्री में जाएगी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जांपल्स क्या देखे हमने? एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है? तो फिशिंग में भी देखो, यू आर द वर्ड इज नॉट करेक्ट बट यू आर फाइंडिंग द फिशेज एंड फिर वो बाहर आप लेके आते हो। अब जो आप फिशेज बाहर लेके आते हो, क्या आप उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हो टू द अल्टीमेट कस्टमर्स? नहीं, है ना? उसको भी बहुत सारा फर्स्ट दे आर बीइंग वॉश्ड, देन दे आर केप्ट इन सम पर्टिकुलर I would say chemicals or whatever it is, then they are stored in the cold storage, है ना? फिर जाके वो कई फिशेस बिकती हैं, है ना? डायरेक्टली नहीं बिक सकती हैं। फिशिंग करके आप जो फिशेस बाहर निकालोगे उसको डायरेक्टली आप बेच नहीं सकते हो कंज्यूमर्स को, ठीक है? नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, जेनेटिक इंडस्ट्री। Genetic industries are engaged in the reproduction and multiplication of plants and animals. Example, animal husbandry, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना? सो दिस जेनेटिक इंडस्ट्री, बस इतना याद रखो, इट डील्स विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड उनके रिप्रोडक्शन, ठीक है? यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। नाउ लुक एट द सेकेंडरी वन। These industries depend on primary industry, obviously, right? ये सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी पर डिपेंड करेंगे, है ना? यहाँ पर कुछ आप एक्सट्रैक्ट करते हो क्या? नहीं, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पर जाता है। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग सेकेंडरी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है। हाँ, they convert the raw material provided by primary industry into finished products. Very important line. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट करती है वो मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है, और वो मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फाइनली बनता क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? एग्जांपल देखो दिया हुआ है, टमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप, है ना? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से सपोज हमको टमेटोज मिले, तो ये टमेटोज फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे? केचप बन जाएंगे। तो केचप मतलब क्या? फाइनल प्रोडक्ट, राइट? सो सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्स्टली डिपेंडेड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री वो चीजों को कन्वर्ट करती हैं, कौन सी चीजों को? जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने उसको प्रोवाइड की है, और फिर उससे फाइनली बनता क्या है? फिनिश प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है? सो जैसे यहाँ पर दिया एग्जांपल, टमेटोज आर कन्वर्टेड इनटू केचप, ओके? नाउ इसमें दो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगेन दिस इज आल्सो सिंपल। पहले मैन्युफैक्चरिंग देख लो। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स।
विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। देखो यहाँ पर भी वही है, आप कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को इनटू फिनिश प्रोडक्ट, बस नया चीज क्या है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। द फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, एग्जाम्पल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्सो देर इज कन्वर्जन बट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। नेक्स्ट, construction industry. These industries are engaged in the construction of what? Construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnel, canal, metro, etc. In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. मतलब क्या, आज supposedly मुझे यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है ना, तो मैं बिल्डिंग कहाँ पर बनाऊंगी, जहां पर मुझे बिल्डिंग बनवानी है, राइट? ऑब्वियसली if I want to construct a bridge, so where will I construct it, where I want to construct it, right? ऐसा तो नहीं होगा ना कि ब्रिज मैंने कंस्ट्रक्ट और कहीं कर दी, ठीक है, बना दी मैंने ब्रिज को, फिर मैं वहां से वो पूरी ब्रिज उठा के यहाँ पर लेके आती हूँ, ऑब्वियसली नॉट। सो जहां पर यू वांट टू प्रिपेयर द ब्रिज, यू विल प्रिपेयर इट ओवर देयर ओनली, राइट? इसलिए क्या लिखा है कि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल है। अच्छा यहाँ पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ा था हमने। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर, बट गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर एट वन प्लेस। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल देखो, टमेटोज आर ग्रोन इन फार्म, केचप इज मेड इन इंडस्ट्री, फिर केचप को आप लेके आते हो मार्केट में और फिर वो बिकती है, राइट? तो कैन आई से केचप फैक्ट्री में बनी, ठीक है, फिर वो फैक्ट्री से मार्केट प्लेस में आई, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर डैम की बात करती हूँ या एक बिल्डिंग की बात करती हूँ, तो क्या आप बिल्डिंग को कहीं और बना के फिर वहां से आप बिल्डिंग को उठा के फाइनली फिर आप यहाँ आकर रखते हो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए दैट इज वाई जो आगे क्या दिया हुआ है, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। अच्छा, क्या बिल्डिंग मूवेबल है? क्या ब्रिज मूवेबल है? क्या आप ब्रिज को हिला सकते हो? क्या आप बिल्डिंग को मूव कर सकते हो? नहीं। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज इमूवेबल वेल्थ। मतलब आप ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स को यू कैन नॉट मूव। आपको ब्रिज जहां पर बनानी है आप वहीं पर बना सकते हो, आप कहीं और बना के वहां से आप उसको लेके नहीं आ सकते हो। इट इज नॉट मूवेबल, ठीक है। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इज टर्शरी। ओके, दे प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या प्रोवाइड करती है ये वाली इंडस्ट्री? सर्विसेज। सर्विसेज किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ही। Services are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under traditional categories. और modern category में क्या आएगा? Tourism industry, entertainment industry are also included. अच्छा, फर्स्टली आपको फोकस क्या करना है, ये जो टर्शरी इंडस्ट्री है ये सर्विसेज पे कॉन्सेंट्रेट करती है। और सर्विसेज किसको प्रोवाइड करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ही। कैसे तरह की सर्विसेज? transport, banking, tourism, entertainment. These are all 3 to 4 categories of services provided by tertiary industry to primary and secondary industry. ठीक है? So tertiary industry basically deals with services and not goods. ठीक है? But जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में गुड्स की बात की गई है ना? प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने एग्रीकल्चरल गुड्स देखे, फिर एग्रीकल्चर गुड्स में मतलब क्या, टमेटोज या जो भी फार्मिंग से जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमने क्या देखा? एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, मिनरल्स, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में वी सॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, उनके रिप्रोडक्शन। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में वी सॉ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना, विद हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। कंस्ट्रक्शन में हमने वी सॉ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, टनल्स। और हमने एक और चीज देखी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। ठीक है, मेक श्योर टू राइट दिस लाइन एज इट इज इंपॉर्टेंट। और टर्शरी इंडस्ट्री में भी कंप्लीटली सॉ अबाउट द सर्विसेज, है ना। ओके,
तो अब हमने किसकी बात की है? अब हमने बात की इंडस्ट्री की, ठीक है। अब हम कॉमर्स की बात करते हैं। दिस इज आई थिंक द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, so let us complete this as well. Okay, I'll read the introduction. Commerce is that part of business activity which is concerned with the distribution of services, of goods and services produced by industry, है ना। देखो इंडस्ट्री में अभी जो हमने 3 तरह की इंडस्ट्री पढ़ी, है ना, इंडस्ट्री में गुड्स बन जाते हैं, सर्विसेज बन जाती हैं, बट अब फाइनली हमको ये सर्विसेज और ये गुड्स को फाइनली बेचना है कंज्यूमर्स को, है ना। तो वी हैव टू सेल एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो ये कौन से कंसेप्ट में आता है? कॉमर्स में। ठीक है, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? देखो वही है, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में बन तो गए, बट अब फाइनली हमको कंज्यूमर्स को भी सेल करना है, करेक्ट। सो दैट पार्ट इज डेल्ट अंडर कॉमर्स, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग a free and uninterrupted flow of goods. Commerce bridges the gap between producers and consumers by exchanging goods and services for money or money's worth. Commerce is further divided into trade and auxiliaries to trade. ठीक है, अब ये क्या है हम ये बाद में देखेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कॉमर्स करता क्या है। कॉमर्स हेल्प्स इन distributing the goods and services which are already prepared by the industry. It bridges the gap, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, है ना। तो होता क्या है बेसिकली, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग गुड्स बना देंगे, अब कंज्यूमर्स को गुड्स चाहिए, तो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के पास गुड्स कैसे पहुंचेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, है ना। क्यों? बिकॉज कॉमर्स डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर ने यहाँ पर गुड्स बना दिए, यहाँ पर कंज्यूमर्स को डिमांड है, तो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, ये पार्ट कौन डील करता है? कॉमर्स, ठीक है। अब कॉमर्स में भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो नाउ व्हाट इज ट्रेड, यहाँ पर दिया हुआ है, लेट अस रीड द इंट्रोडक्शन। ट्रेड डिनोट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी इज वर्थ। Goods are made available to consumers in different market. Trade facilitates transfer of ownership and possession of goods and services from the seller to the buyer. तो trade मतलब क्या? Trade is nothing but buying and selling of goods in the market, है ना। That is exchanging of goods. आपको goods मिलेंगे तो आप उसके लिए क्या दोगे? आप उसके लिए पैसे दोगे। So with money और money is worth, ठीक है। यहाँ पर सेलर के पास होती है ओनरशिप एंड पोजेशन, पर जैसे ही ट्रेड होगा तो ये ओनरशिप और पोजेशन बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। सो ये कैसे पॉसिबल होता है? विथ ट्रेडिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट फॉर मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। तो वो जो गुड्स का जो ओनरशिप और पोजेशन होता है वो सेलर के पास होता है जब तक बायर परचेस ना करे। जैसे ही बायर ने खरीद लिया, वो ओनरशिप और पोजेशन बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज फर्दर? फर्दर क्या दिया हुआ है ना, ट्रेड को भी इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया है, ठीक है। दैट इज होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। देखो होम ट्रेड मतलब क्या? होम ट्रेड को इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। Okay, in this trade, buying and selling of goods takes place within the geographical boundaries of the country. मतलब क्या कहना है? से होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड क्या होता है? Buying and selling of goods and services for money or money is worth within India, right? यहाँ पर क्या लिखा है? Within the geographical boundaries of the country, ठीक है। Okay, it is conducted with local currency of goods and services. मतलब क्या? रुपीज में जो भी चीजें बेची जाएंगी और खरीदी जाएंगी उसको हम होम ट्रेड मानेंगे, ठीक है। अब होम ट्रेड को भी इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। सी समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो। ओके ओके, होलसेल क्या? होलसेल ट्रेड, गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बल्क में चीजें बेची जाती हैं। अ होलसेल परचेसर इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स इट इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर। तो होलसेल ट्रेड में बेसिकली होता क्या है? होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। ये कौन सी मार्केट है? होलसेल,
This is wholesale trade, where wholesaler does not sell it to the customer but sells it to the retailer. This is wholesale trade. Retail trade में देखो क्या होता है नीचे. A retail trade is a business activity which is associated with the sale of goods to the final customers. मतलब क्या, अब goods किसके पास है, wholesale trade में अब retailer के पास आ गए, अब retailer further किसको sell करेगा, consumers को sell करेगा, और ये market को क्या कहते हैं, retail trade. ठीक है. So what is wholesale trade? Where the wholesaler sells it to the retailer. And what is retail trade? Where the retailer sells it to the consumer. ठीक है. अच्छा, होलसेलर बल्क में खरीदता है, पर रिटेलर बल्क में खरीदेगा क्या, तो वो अपने डिमांड के हिसाब से खरीदता है. इसलिए क्या देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, अ रिटेलर इज द वन हु परचेजेस फ्रॉम द होलसेलर, ओके, एंड सेल्स देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू द फाइनल कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है, उसकी जितनी डिमांड होगी, उसका जितना नीड होगा, वो उस हिसाब से खरीदेगा. दैट इज व्हाई इट इज रिटन सेल्स देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज. ठीक है. ओके, तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, वी आर रीडिंग ट्रेड. ट्रेड में भी हमने दो तरह के ट्रेड देखे, एक है होम ट्रेड, एक है फॉरेन ट्रेड. अब ट्रेड में हमने होलसेल ट्रेड देख लिया, रिटेल ट्रेड देख लिया. ठीक है, ये ट्रेड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. सेकंड क्लासिफिकेशन अब हमें पढ़ना है. ठीक है. सो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड नाउ, नाम से ही समझ आ रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड, राइट. देखो क्या लिखा है, when trade takes place between different countries it is called as foreign trade. ठीक है. when boundaries of two countries are crossed then different currencies are used. मतलब क्या, import export basically. ठीक है, मतलब क्या, आज मैंने यूएसए से कुछ गुड्स मंगवाए, है ना, तो मैं उनको रुपीज में पे करूंगी क्या, नहीं. फर्स्ट आई विल कन्वर्ट द करेंसी इनटू डॉलर्स एंड देन आई विल परचेज द गुड्स फ्रॉम यूएस. ठीक है. तो हम यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया. करेक्ट, आई इम्पोर्ट, मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, मैंने वहां से गुड्स मंगवाए हैं अपने देश में, तो आई हैव इम्पोर्टेड. जब मैं अपने कंट्री से गुड्स बेचती हूँ तो मैं फिर क्या करती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ. सो व्हेन आई परचेज दैट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट, व्हेन आई सेल दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट. ठीक है. पढ़ लेते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या लिखा हुआ है. व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब यहाँ पर मैंने खरीदे, इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट. एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड to the foreign buyer then it is called as export. जैसे मैंने सेल किया उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, जैसे मैंने खरीदा उसको हम इंपोर्ट कहेंगे. ठीक है. थर्ड क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है, एंट्री पॉट ट्रेड. It is a combination of import export. It involves importing the goods from one country and reselling these goods to another country. Example, Indian seller imports goods from Japan and then sells, re-exports the same goods to Africa. मतलब क्या, यहाँ पर मैं सपोज इंडिया में हूँ, ठीक है, मैंने जापान से गुड्स मंगवाए, मंगवाए तो मतलब अभी वो गुड्स कहाँ पर आ गए, इंडिया में आ गए, और मैंने वही गुड्स अफ्रीका को बेच दिए. तो यहाँ पर मैंने कुछ वही गुड्स को इंपोर्ट करवाया और फिर मैंने वही गुड्स को एक्सपोर्ट करवाया. तो इसका कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एंट्री पॉट ट्रेड, वेयर आई परचेज द गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड सेल द सेम गुड्स टू सम डिफरेंट कंट्री. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने जापान से गुड्स मंगवाए, तो मैंने क्या करवाया, इंपोर्ट करवाया इंडिया में, और फिर मैंने इसको ही एक्सपोर्ट करवाया अफ्रीका में. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एंट्री पॉट ट्रेड. अच्छा, बिफोर वी रीड द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, पहले पूरा पढ़ लो पेज. रीड, आई विल वेट फॉर 2-3 minutes. ओके, लेट अस कंटिन्यू. लास्ट टॉपिक, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल दोस एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर टू द कंजम्पशन एरियाज सेंटर्स आर कॉल्ड एज टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज. मतलब क्या, देखो फैक्ट्री में गुड्स तो बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, फैक्ट्री में गुड्स तो बन जाते हैं, राइट. फिर फैक्ट्री से हमको वो लेके आने पड़ेंगे, कहाँ पर लेके आने पड़ेंगे, मार्केट में लेके आने पड़ेंगे, करेक्ट, सो दैट कंज्यूमर्स खरीद सके. ठीक है. सो फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए वी नीड सम फैसिलिटीज. वो फैसिलिटीज कौन सी होती हैं वो हमको अभी पढ़ना है इन द कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है. सो फैक्ट्री से लेके मार्केट प्लेस तक,
सो दैट कंज्यूमर्स को गुड्स पहुंच जाए, ये पूरे रास्ते में, ये पूरे ड्यूरेशन में वी नीड द हेल्प ऑफ सर्टेन फैसिलिटीज. नाउ व्हाट आर दोस फैसिलिटीज? देखो ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का ऑब्वियसली हमको फैसिलिटी लगेगा, राइट? हमको फैक्ट्री से लेके मार्केट तक गुड्स पहुंचाने हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन तो ऑब्वियसली लगेगा ना, राइट? फर्स्ट देखो, their goods are produced at one place but they are demanded over wide area, so goods can be sent to different places. Modes of transport facilitate movement of men material from one place to another, है ना? तो नॉट नेसेसरी कि आप ट्रांसपोर्टेशन बस से ही करो, ट्रक से ही करो, है ना? अगर आपको दूर दूर तक गुड्स भेजने हैं, so even water transport you can use or you can use air transport, है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन के भी मोड्स होते हैं, तो जितना आपको दूर भेजना पड़ेगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? सो इफ अगर आपको अपने लोकल एरियाज में पहुंचाना है, सो यू कैन चूज रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है? जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, है ना, रिक्शा हो गई, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, वट एवर इट इज, राइट? बट इफ यू वांट टू सेंड इट टू सम अनदर स्टेट या किधर और भेजना है, सो यू कैन ऑल्सो यूज वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, है ना? जितना आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर जाएगा, जितना आपकी ज्यादा रीच होगी कंज्यूमर्स तक, उतना ज्यादा ही आप ग्रो करोगे रादर, ठीक है? सो व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग इन दिस पॉइंट? दैट टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मेन मार्केट प्लेस, you need transportation, right? So that goods can move from one place to another. नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग. अच्छा, वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखो सपोजिटली मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने गुड्स बना दिए, पर मार्केट में वो गुड्स की डिमांड इतनी नहीं है, पर मुझे पता है कि आगे चल के 2 महीने के बाद डिमांड आएगी, तो मैं वो गुड्स को क्या करती हूँ, मैं उन गुड्स को स्टोर कर लेती हूँ. कहाँ स्टोर कर लूंगी? वेयर हाउस में, ठीक है? पढ़ो, देखो क्या लिखा है. देर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. सर्टेन गुड्स आर produced throughout the year but consumed only in a particular part of the year, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अब जो रेनकोट जहां पर बनता है ना, जहां पर अम्ब्रेलाज बनते हैं, है ना, वो बनते तो पूरे साल में है, पर वो काम कब आते हैं, वो बिकते कब हैं? ओनली इन द रेनी सीजन, राइट? तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि दोज गुड्स, अब जो भी फैक्ट्रीज होंगी वो क्या बंद पड़ जाती हैं क्या समर वेकेशन में, समर एरिया में, समर सॉरी फेज में, वॉट एवर इट इज, समर सीजन में या विंटर सीजन में? नहीं, वो बनते तो पूरे ही साल हैं, पर सिर्फ वो बिकते कब हैं? ओनली इन द रेनी सीजन, ठीक है? ओके, आगे देखो क्या लिखा है. द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर सोल्ड. स्पेशल अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट लॉस. तो मतलब क्या? अब सपोज अभी समर सीजन चल रहा है ना, तो मैं वो रेन कोट्स को अच्छी तरह से स्टोर कर लूंगी एक प्रॉपर प्लेस पर, सो दैट उस पर धूल ना आए, है ना, या वो डैमेज ना हो जाए. एंड देन एज सून एज वी एंटर द रेनी सीजन, आई विल वो एक मार्केट में चले जाएंगे वो गुड्स, है ना? तो रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज और जो भी चीजें हैं वो बन तो गई हैं, है ना, बट अब उसको एक्चुअल कंजम्पशन कब होगा उसका? 2-3 महीनों के बाद. सो फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी? देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. इसलिए आपके अगर कुछ बन जाते हैं जल्दी से, तो उनको आप स्टोर करके रखो, ठीक है? कहाँ पर स्टोर करोगे? वेयर हाउस में. तो देखो लास्ट लाइन, वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोडाउन. प्राइस इज मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. तो अब वेयर हाउस, जरूरी तो नहीं कि वेयर हाउस आपका हो, वेयर हाउस किसी और का भी हो सकता है. तो इसलिए आप क्या करते हो, आप थोड़े टाइम के लिए वेयर हाउस को हायर कर लेते हो, है ना, और आप उनको चार्ज पे कर लोगे कि हम आपका वेयर हाउस यूज कर रहे हो, सो दीज आर द रेंटल चार्जेस, ठीक है? So warehouse is also one of the facility which you require in business. Okay, because it might happen, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, that there is a gap between production and consumption. आज अगर आपने कोई चीज बना दी, प्रोड्यूस कर लिया, मैन्युफैक्चर कर ली, नॉट नेसेसरी कि अगले दिन ही वो मार्केट में चला जाएगा. नहीं, आप डिमांड के अनुसार चलते हो. अगर मार्केट में डिमांड है तो ही जाके आप गुड्स दोगे, डिमांड नहीं है, सो देयर इज नो यूज कि वो मार्केट में पड़े हों और फिर वो वहीं पर, और कोई रिटेलर खरीदेगा भी नहीं, ठीक है? वो क्या कहेगा, जब डिमांड आएगी तब हम खरीदेंगे, अब हम क्यों खरीदे, ठीक है, राइट? सो दैट इज व्हाई वेयर हाउसिंग इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट.
There are various risks involved in the business. The goods may be destroyed while in production or in transit due to accidents or in storage due to fire. The businessman would like to cover these risks. Insurance company comes to their rescue to compensate the loss suffered due to risk. The businessman has to insure his goods and pay premium regularly. है ना, अगर इंश्योरेंस अगर आपको कंटिन्यू करना है तो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा ना. ऐसे तो नहीं हो सकता है कि प्रीमियम आपने कुछ महीनों के लिए दिया, है ना, फिर उसके बाद आपने गैप ले ली फिर वापस से दिया. नहीं, यू हैव टू पे इट रेगुलरली. risks cannot be avoided completely but they can be minimized. ये हर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. व्हेन वी ऑलवेज स्पीक ऑफ रिस्क, ये चीज लिखी होती है कि आप रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो, पर आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो बाय टेकिंग फ्यू स्टेप्स, है ना. तो जैसे अभी देखो गुड्स हो गए, तो अगर एक बिजनेसमैन है विच इज डीलिंग विद गुड्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू टेक इंश्योरेंस ऑफ दोज गुड्स. कल को जाके अगर वेयर हाउस में फायर हो जाती है और सारे गुड्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पर अगर यही गुड्स अगर इंश्योर्ड हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से एटलीस्ट थोड़ा कॉम्पनसेशन मिलेगा, सो दैट आपका लॉस कम हो. आपका लॉस पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, पर एटलीस्ट आपका लॉस कम हो जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हाई इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, बैंकिंग. We require money to start business smoothly. Banks supply money. Adequate funds can be obtained from bank, है ना. सपोजिटली आज मेरे पास थोड़ा भी कैपिटल नहीं है अपना, तो मैं क्या करती हूँ, बैंक से जाके लोन ले लूंगी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी, राइट. तो वही लिखा है, बैंक्स प्रोवाइड लोन्स, कैश क्रेडिट एटसेट्रा टू बिजनेसमैन. बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. इट हेल्प्स द ट्रेडर टू कैरी द बिजनेस स्मूथली, है ना. तो ये कुछ फैसिलिटीज भी हैं जो बिजनेस कैरी आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और बैंक पैसे प्रोवाइड करता है, लोन देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जिसके पास पैसे नहीं भी हैं वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बैंक से बोरो करके. ठीक है, इसलिए बैंकिंग फैसिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशियल फैसिलिटी इन द बिजनेस. नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग. अगेन ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, गुड्स आप बना रहे हो, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, राइट, दैट यू हैव कम अप विद दिस बिजनेस. आपका अब आप ये गुड्स से डील कर रहे हो, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कंज्यूमर्स क्यों खरीदे आपके प्रोडक्ट्स, राइट. तो एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा. देखो, एडवर्टाइजमेंट इज एन इफेक्टिव इन सेलिंग द गुड्स. द प्रोड्यूसर communicates all the information about goods to create a strong desire in consumers to buy them. It can be indoor and outdoor. Communicating with people when they are in the home is called as indoor. For example, newspaper, radio, TV, है ना. यहाँ पर ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने एक एडवर्टीजमेंट दे दी, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर एडवर्टीजिंग. Communication with the people when they go out of their home is called as, example, poster, hoarding, neon signboard, है ना, होर्डिंग्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस एटसेट्रा. तो जहां पर आपने ऐसे प्रकार के आपने एडवर्टीजमेंट किए उसको हम आउटडोर एडवर्टीजमेंट कहते हैं. ठीक है, विच इज आउटसाइड देयर होम्स. जैसे बोर्डिंग, एक आपने एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आउटडोर. और इंडोर में क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आजकल तो ये भी सारी चीजें चलती हैं यहाँ पर. ओके. Next is mercantile agents. Customers are scattered over wide area. It is not possible for the seller to contact the customer. This difficulty is solved by agents. They bridge the gap between the buyer and the seller. Example, broker, agent, etc. Some of the mercantile agents. मतलब क्या, अब देखो सेलर हर कंज्यूमर के पास तो नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, तो सेलर क्या कर लेगा, सेलर एक एजेंट अपॉइंट कर लेगा, ये एजेंट को गुड्स सेल कर लेगा और ये एजेंट कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करता है ना. तो अब सेलर और हर सेलर और हर कंज्यूमर डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं हो सकते हैं, है ना. तो इसलिए सेलर बहुत सारे एजेंट्स को अपॉइंट कर देता है. सपोजिटली अगर मैं आपको कहूं, अब सपोजिटली एक एजेंट हर स्टेट में वो अपॉइंट कर लेगा, तो सेलर एजेंट को गुड्स सेल करता है और एजेंट फर्दर कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करता है, राइट. सो दिस इज वेरी, इससे होगा क्या, कंज्यूमर्स को गुड्स टाइम पर मिल जाएंगे, है ना. सो दैट क्यों, क्योंकि एजेंट इनको बेच रहा है और सेलर को खुद से जाके माथाफोड़ी नहीं करनी है ना. ही डज नॉट हैव टू पर्सनली डील विद एवरी कंज्यूमर, ही ओनली डील्स देन विद ऑल द एजेंट्स, जो कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि हम एजेंट्स को
गुड्स बल्क में बेचेंगे, फिर ये एजेंट कंज्यूमर्स को बेचेगा, ठीक है। सो एजेंट की ये जो फैसिलिटी है ये काफी स्मूथ फ्लो बिजनेस में हो, ये इसमें हेल्प करती है, ठीक है। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन. In today's world, there is information explosion. The information is communicated. There is need of communication facilities, facilitating the trader, producer, and consumer. Various means of communication such as cell phone, postal, email, etc. मतलब क्या? अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. अब होलसेलर है ना? होलसेलर किसको बेचता है गुड्स? रिटेलर को बेचता है. रिटेलर किसको भेजेगा? कंज्यूमर को, है ना? तो जब तक ये दोनों लोगों के बीच में या ये दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ऑर्डर्स कैसे प्लेस करोगे, है ना? कैसे चीजें आगे स्मूथ फ्लो होंगी? तो पहले कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है ये बताने के लिए कि हम ये गुड्स में डील कर रहे हैं, फिर ऑर्डर प्लेस करने के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, फिर पेमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, फिर फीडबैक देने के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. गेटिंग मी? सो बिकॉज that you have to do business, obviously communication is required, है ना? तो ही तो आप एक दूसरे से बात कर पाओगे, बता पाओगे that you are also into this business, आपका यहाँ पर शॉप है, you are dealing with soap, these products, आपका ये requirement है ना? तो it is not only that retailer needs to communicate with the wholesaler, but it also that retailer needs to communicate with the consumers, ठीक है? So communication is required. एंड दिस इज नॉट ओनली इन बिजनेस. कम्युनिकेशन हम बिजनेस से ही बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई भी चीज करने के लिए कम्युनिकेशन इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड. इसलिए इसको इसने लास्ट में लिखा है बिकॉज इट इज अ वेरी जनरल पॉइंट, है ना? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर. बाकी तो डिफरेंसेस हैं, ये आप लर्न कर सकते हो. वी आर डन विद द कंटेंट. अगर मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करती हूँ, कम टू द फर्स्ट पेज. So see, इसमें according to me important would be business, profession, ठीक है. और फिर ये आपका कॉमर्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है. Okay, now is there now on Saturday, right? Sorry, on Tuesday. Now we are meeting on Tuesday. अच्छा, मेरे लेक्चर्स ये टाइम पर ही होंगे, हाँ, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है. सो इवन इफ आई डू नॉट राइट ऑन द ग्रुप वन डे बिफोर, तो समझ लेना कि लेक्चर होने वाला है. सपोज इटली जिस दिन लेक्चर नहीं होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है. तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे तो लेक्चर होगा ही 8 से 9 बजे तक, ठीक है. सो अगर आप देखते हो, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर और हमारा ये वाला हो गया था, फोर्थ वाला चैप्टर हो गया था, राइट? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. Now after this, do you want me to take some specific chapter या मैं खुद से decide कर लूं? Do you want me to start with some particular chapter which you feel that कि ये पहले हो जाना चाहिए, important है? Or should I decide according to me? Tell me. ठीक है, मैं मेरे हिसाब से फिर I will just choose the chapter. ठीक है? So now we meet on Tuesday. Okay, please keep revising the chapters which we are doing. ठीक है? And we are just taking thrice a week. तो आई डोंट थिंक आपके लिए इतना बर्डन भी है, जस्ट 1 hour, ठीक है. चलो, आई विल सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे नाउ.